Assalamu alaikum everyone. I'm Zumbal Shahzad and today's topic is Legislature of France. तो इस टॉपिक में हमने ही देखना है कि फ्रांस का लेजिस्लेचर, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं और उसकी कितने मेंबर्स हैं और उनके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो हमें पता है कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है या बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है किसी कंट्री का। तो जिस तरह पाकिस्तान का बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ना, इसी तरह फ्रांस का भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है, और इनके अपर हाउस को भी सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। और हम देखते हैं कि जो अपर हाउस है उसकी पावर्स प्रैक्टिकली लोअर हाउस से काफ़ी कम है। ठीक है, तो जी नेशनल असेंबली को देख लेते हैं कि वो उसकी कंपोजिशन क्या है और उसमें कितने कितने डेप्यूटीज हैं, किस तरह इलेक्ट होते हैं और क्या उनकी एलिजिबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पॉपुलर हाउस है। पॉपुलर हाउस मतलब डायरेक्ट इलेक्ट होता है। जैसे पाकिस्तान में है ना, आप सब इलेक्शंस में एमएनएस को इलेक्ट करते हो, इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे होता है। ठीक है, लोग इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली के डेप्यूटीज को। तो ये पॉपुलर हाउस है। थ्योरेटिकली जो है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि नेशनल असेंबली और सेनेट की तकरीबन एक जैसी पावर्स हैं, बट प्रैक्टिकली सेनेट की पावर्स एज कम्पेयर टू नेशनल असेंबली कम है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट होती है ना, यानी कैबिनेट और पीएम, वो सब के सब लोअर हाउस को अकाउंटेबल है अपने एक्शंस के लिए। टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इज 557। अब ये किस तरह है कि 1 लाख की पॉपुलेशन पे एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, और अगर कोई भी इंसान 21 ईयर्स की एज का है, फ्रांस में रहते हुए फ्रांस का सिटीजन है, 21 ईयर्स की एज है, तो इस हाउस का जो है मेंबरशिप उसको मिल सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ्रांस में रहते हुए 21 ईयर्स होते हुए या उससे ज़्यादा होते हुए भी फ्रांस की नेशनल असेंबली का वो मेंबर नहीं बन सकता। वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं और नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये लोग जो है ना पार्ट नहीं बन सकते नेशनल असेंबली का। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा है कि जो पार्लियामेंट है उसकी मेंबरशिप अगर मिल जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गवर्नमेंट का भी पार्ट बन सकते हो, क्योंकि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से फ्रांस में हमने पढ़ा है ये कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो नेशनल असेंबली का पार्ट नहीं होती। ठीक है, जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो नेशनल असेंबली से नहीं आते, वो प्रेसिडेंट खुद से लेकर आता है। ठीक है, अच्छा, अब नेशनल असेंबली का पार्ट बनने के लिए आपको कितने परसेंट वोट चाहिए? आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए हैं, वहाँ से और मेंबर्स भी खड़े हुए हैं और उनमें से किसी ने भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं गेन की, तो अब क्या है कि जिन्होंने 1/4 वोट्स गेन किए थे उनमें दोबारा इलेक्शन होगा, और जो जो भी 51% मेजोरिटी ले लेगा वो विनर होगा और वो नेशनल असेंबली का पार्ट बन जाएगा। तो सेकंड बैलेट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, हाउस का टेन्योर कितने साल का है? 5 साल का हाउस का टेन्योर है, लेकिन प्रेसिडेंट उसको कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। और डेजोल्यूशन के 20 से 40 डेज के अंदर अंदर आपको नए इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, मतलब प्रेसिडेंट को नए इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट डिसॉल्व तो कर सकता है, लेकिन 2 कंडीशंस में डिसॉल्व नहीं कर सकता। पहली कंडीशन ये है कि कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो डिसॉल्व नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट ने साल में एक दफ़ा ऑलरेडी नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर ली, अब उसी साल में दूसरी दफ़ा नहीं कर सकते, आपको 1 साल गुजर जाने का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि नेशनल असेंबली को कौन प्रिजाइड करता है? स्पीकर। वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस कहते हैं इसको। ये भी 51% मेजोरिटी अटेन करते हैं असेंबली में के। ठीक है, नेशनल असेंबली में जब इलेक्शन होगा तो 51% मेजोरिटी अगर जिसने अटेन कर ली मेंबर्स में से, तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, और ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। हम आ जाते हैं सेनेट पे। तो आर्टिकल 24 कहता है कि ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। ठीक है, और सेनेट की 321 सीट्स हैं। अच्छा, एज कितनी होनी चाहिए? वहाँ नेशनल असेंबली की मेंबरशिप के लिए 21 एज थी, यहाँ 35 एज है। हमने बात की कि जी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, तो इनडायरेक्टली किस तरह इलेक्ट होते हैं? तो 309 आउट ऑफ 321 मेंबर्स
वो डिपार्टमेंटल इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है। इसके मेंबर्स की तादाद 11,000 होती है, ठीक है। और ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं, ये जो है लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। जनरल काउंसलर्स हो सकते हैं, रीजनल काउंसलर्स हैं, फिर डेलीगेट्स हैं म्यूनसिपल काउंसिल्स के, और डेप्यूटीज होते हैं, ठीक है। सब मिलके 309 लोगों को इलेक्ट करते हैं। 12 लोग रह गए। अब ये 12 लोग जो है ना, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन फ्रेंच लोगों के जो फ्रांस में नहीं रह रहे, फ्रांस से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को इलेक्ट करता है हाई काउंसिल ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, ठीक है, लिविंग अब्रॉड, ठीक है। अच्छा, ये हाउस जो है ना, ये परमानेंट या सेमी परमानेंट हाउस है, इसे क्वाज़ी परमानेंट भी कह सकते हैं। और ये हाउस जो है 6 साल की मुद्दत होती है इसकी पूरी, और हर 3 साल बाद हाफ ऑफ द मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए लोगों के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट इस हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये एक तरह से हमेशा ही रहेगा, चाहे इमरजेंसी लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट जो है वो प्रिजाइड करता है इस हाउस को, ठीक है। और ये भी 3 साल के लिए आते हैं। पावर्स ऑफ द एंड द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर में हमारे पास दीज आर द फॉलोइंग पावर्स। लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, फिर एग्जेक्टिव को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वॉर्स और ट्रीटीज की रेटिफिकेशन, ये सब इनके अंडर आ रहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं। तो मोर और लेस जितने भी हम लेजिस्लेचर्स देखें ना, उनकी इस तरह की ही पावर्स हैं। तो लॉ मेकिंग फंक्शन तमाम लेजिस्लेचर्स का होता है, तो लेकिन इनके पास लिमिटेड लॉ मेकिंग फंक्शन है। आर्टिकल 34 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने सब्जेक्ट लिस्ट डिफाइन कर दी है, और इसी के ऊपर लेजिस्लेट होता है, ठीक है। और मतलब इस कंट्री के, फ्रांस की जितनी भी लेजिस्लेशन है, सारी की सारी लेजिस्लेचर नहीं करनी है। अच्छा जी, फाइनेंशियल पावर्स। हमने देखा है कि वेरियस कंट्रीज में फाइनेंशियल पावर्स जो है वो कंट्रीज की लेजिस्लेचर के पास होती है, बट फ्रांस में ऐसा नहीं है। ये अपनी इस प्रैक्टिस में भी सुप्रीम नहीं है, और पावर्स को इस तरह डिज़ाइन किया है कि हाउस जो है ना, वो डिले टैक्टिक्स यूज़ कर ही ना सके, किसी फाइनेंशियल बिल को डिले ना कर सके, ठीक है। अब ये किस तरह है, यूजुअली गवर्नमेंट जो है वो एक बिल बनाती है या बजट बनाती है, और वो गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट को सबमिट करवा देती है, ठीक है। और वो जो फाइनेंस बिल या कोई बजट है, वो इंट्रोड्यूस करवा दिया कैबिनेट ने, ठीक है। और वो पब्लिक को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि पब्लिक के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफेक्ट कर रहा है, या एक्सपेंडिचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। देन नेशनल असेंबली जो है ना, उसको उस फाइनेंस बिल की 40 डेज के अंदर अंदर पहली रीडिंग कर लेनी है। अगर वो पहली रीडिंग नहीं करते 40 डेज के अंदर अंदर, तो गवर्नमेंट उस बिल को खुद ही सेनेट को रेफर कर देगी, ठीक है। और उनको सिर्फ 50 डेज का टाइम दिया जाएगा। और अगर 70 डेज के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आता, पार्लियामेंट नहीं लेकर आती कोई डिसीजन, तो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू उस बिल को या उस बिल की प्रोविजंस को इन्फोर्स कर दिया जाएगा कंट्री में, ठीक है। बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ बताए, डायरेक्टली उसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा। तो एक तरह से प्रेसिडेंट सॉरी पार्लियामेंट को डिक्टेट किया जा रहा है कि हम जो कह रहे हैं वो करें, और जल्द से जल्द करें। अच्छा, अगर फाइनेंस बिल फाइल नहीं हो सका फिजिकल ईयर के स्टार्ट में, ठीक है, गवर्नमेंट ने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि आप ना टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दें, और मनी अवेलेबल कराएं फंड्स के थ्रू किसी भी तरह, ताकि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो उसको भी ज़रूरत है, वो पूरे हो सके, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव, अब ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट पूरी की पूरी जो है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है, हालांकि उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये अकाउंटेबल है। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली में लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, लेकिन कैबिनेट नहीं होती, ठीक है। अब वो उनसे उनके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर, ठीक है, और उनको जवाब देना होगा। पूरी कैबिनेट को बुला सकते हैं, एक मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं पार्लियामेंट। लोअर हाउस जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या मोशन ऑफ सेंशर ला सकती है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक मिनिस्टर के अगेंस्ट, ताकि उसको रिमूव किया जाए, फाइन।
अच्छा, मोशन ऑफ जो सेंसर है वो एडमिसिबल होगी 1/10 ऑफ द वोट से। ठीक है, नेशनल असेंबली के 1/10 वोट्स आ गए तो मोशन ऑफ सेंसर एडमिसिबल होगी। ठीक है, और पास कब होगी? जब मेजोरिटी उसकी फेवर में वोट दे दे। जैसे मेजोरिटी उसकी फेवर में वोट दे देगी, मोशन ऑफ सेंसर आ जाएगी और कोई भी मिनिस्टर रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब जिस मिनिस्टर के अगेंस्ट आई थी वो। देन डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटीज। तो जी पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो जो भी ट्रीटी साइन हो रही है उनको रेटिफाई करेगी, और अगर वॉर डिक्लेयर करनी है तो वो भी पार्लियामेंट ही बताएगी। जैसे हमने पढ़ा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द यूएसए में, पार्लियामेंट या सेनेट के पास इख्तियार होता है, या इनके पार्लियामेंट या लोअर हाउस के पास ज़्यादा इख्तियार है। अच्छा, ट्रीटीज जो है वो रेटिफाई होती हैं और निगोशिएट होती हैं किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। पर जितनी भी पीस ट्रीटीज हैं, कमर्शियल ट्रीटीज हैं, ट्रीटीज ऑफ एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ऐसी ट्रीटीज जो कि फाइनेंस ऑफ द स्टेट के साथ कमिट होती हैं, ठीक है, तो वो सब की सब जो है पार्लियामेंट रेटिफाई करेगी। ठीक है, और पार्लियामेंट उसकी प्रोविजंस को मॉडिफाई भी कर सकती है, राइट। अच्छा, इसके बाद जो है ना इनके पास ये इख्तियार है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकती है। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अब अमेंडमेंट के लिए आपको क्या है कि मेजोरिटी वोट आए पार्लियामेंट से, ठीक है, तो अमेंडमेंट प्रपोजल जो है वो पास हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, जो प्रेसिडेंट है उसको वो जो इन्होंने अमेंडमेंट का एक प्रपोजल पास किया है उसको रेफरेंडम में देना होगा लोगों को। ठीक है, लोग रेफरेंडम के थ्रू बताएंगे कि जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अगर लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो विद इन द 15 डेज इसको प्रोमलगेट कर दिया जाएगा, इसको अप्लाई कर दिया जाएगा कंट्री में बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इट वॉज़ वेरी इजी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो काइंडली मेंशन दैट इन कमेंट, तो मैं आपको उनका जवाब दे दूंगी। और इसके अलावा प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और काइंडली इसको शेयर करें ताकि जो दूसरे लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।